तो अब हम लोग देखेंगे कोलिजन का क्लासिफिकेशन कि जो कोलिजन है वो कितने टाइप का होता है। तो इसके जो क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली लाइन ऑफ इम्पैक्ट और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पर बेस्ड होते हैं। तो जो पहला क्लासिफिकेशन है वो होता है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, इसमें दो टाइप होते हैं। पहला होता है, कहा जाता है हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन में दोनों जो कोलाइडिंग बॉडीज हैं वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के पैरेलल ही चल रहे होते हैं। मोशन ऑफ टू कोलाइडिंग bodies are along line of impact only, है ना। जैसे यूं कहें कि एक बॉल ये है और दूसरा बॉल ये है, ठीक है। तो इनका लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो है अगर कुछ इस तरह से है तो दोनों की जो वेलोसिटी है कोलिजन से पहले या कोलिजन के बाद में या कोलिजन के ड्यूरेशन में, वो दोनों ही लाइन ऑफ इम्पैक्ट के पैरेलल होगी। तो इस टाइप के कोलिजन को हेड ऑन कोलिजन कहा जाता है। जो दूसरा इसमें टाइप होता है उसको कहते हैं ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन में जो कोलाइडिंग बॉडीज हैं उनका जो वेलोसिटी है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के पैरेलल नहीं होता है ना। तो ऑब्लिक कोलिजन कहा जाता है अगर कम से कम एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के पैरेलल नहीं हो। तो कह सकते हैं एट लीस्ट वन ऑफ the colliding bodies has velocity which is not parallel to line of impact। ठीक है, अगर दोनों की वेलोसिटी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के पैरेलल नहीं है तो भी ऑब्लिक कोलिजन कहलाएगा। अगर कम से कम एक की वेलोसिटी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के पैरेलल नहीं है तो भी ऑब्लिक कोलिजन कहलाएगा, है ना। अगर ऐसा मान लिया जाए कि ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, ठीक, तो एक की वेलोसिटी जो है वो इधर है u1 और दूसरे की जो वेलोसिटी है पैरेलल है या रेस्ट पर भी हो सकता है ना। तो उस केस में ये ऑब्लिक कोलिजन कहलाएगा। कम से कम एक ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के पैरेलल नहीं होना चाहिए, किसी एंगल पर होना चाहिए, तो उसको ऑब्लिक कोलिजन कहेंगे। ठीक, उसके बाद जो दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन होता है वो होता है अकॉर्डिंग टू लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। According to loss of kinetic energy of system, जिसमें से पहला होता है उसको कहा जाता है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन इसी को परफेक्टली इलास्टिक के नाम से भी जाना जाता है, परफेक्टली इलास्टिक। इस कोलिजन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जो वैल्यू होता है वो होता है E इज इक्वल टू 1। तो इस कोलिजन में क्या होता है कि सिस्टम का जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो जो कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद में इक्वल रहता है ना। तो ये कहा जा सकता है
कि काइनेटिक एनर्जी, कह सकते हैं कि टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू कोलाइडिंग बॉडीज आफ्टर collision is equal to the total kinetic energy before collision। तो इसमें ये कहा जा सकता है कि काइनेटिक एनर्जी में लॉस जो है वो नहीं होता है। सो लॉस इन kinetic energy in this collision is 0। तो साथ में इसमें यह भी कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सारी गायब हो जाती है। जो ऑब्जेक्ट है जो उसमें डिफॉर्मेशन हुआ था वो सारा गायब हो जाता है और सारी पोटेंशियल एनर्जी वापस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, उसके बाद इसमें हमने ये लिख ही दिया कि जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है वो होता है E = 1, यानी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल होते हैं। जो दूसरा टाइप होता है उसको कहा जाता है इन इलास्टिक कोलिजन, है ना। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि कुछ एनर्जी जो है, कुछ काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है। इसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है <1। ठीक है, इसमें कह सकते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम आफ्टर collision is lesser than the total kinetic energy before collision। ठीक है, तो इसमें ये कहा जा सकता है कि कुछ काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है। सो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अकर्स। ठीक है, तो इसमें जैसा कि ये कह सकते हैं कि जो हमने इलास्टिक कोलिजन के बारे में बताया, तो इलास्टिक कोलिजन का अगर एक एग्जांपल समझें तो ऐसा मान लेते हैं कि एक बॉल है जो कि v वेलोसिटी से गया और कोलिजन के बाद ये वापस v वेलोसिटी से आ गया, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं हुई, तो ये इलास्टिक कोलिजन है। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या है कि जैसे ऐसे समझें कि एक दीवार है और हमने ये जो आयरन बॉल है, आयरन बॉल को किसी वेलोसिटी u से फेंका, इस पर ये टकरा करके ये जो बॉल है जब वापस रिटर्न हुआ तो इसकी वेलोसिटी हो गई v, जो कि u से कम है ना। इसने इमेजिन करें कि एक आयरन का बॉल है, उसको हमने दीवार पर मारा तो दीवार में गड्ढा बन गया, तो गड्ढा बन गया तो जितनी वेलोसिटी से आयरन बॉल गया था उतनी वेलोसिटी से वापस नहीं आएगा, कम वेलोसिटी से वापस आएगा। तो इस टाइप के कोलिजन को इन इलास्टिक कोलिजन कहा जाता है। ठीक, और इसमें जो तीसरा टाइप होता है उसको कहा जाता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो हो जाता है 0। तो इस केस में क्या होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अकर्स। ठीक है, मतलब यह है कि जब बॉडी में मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होता है
तो डिफॉर्मेशन के बाद शेप को थोड़ा भी रिगेन नहीं कर पाता है। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई थी वो सारी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ही रह जाती है और दोनों जो कोलाइडिंग बॉडीज हैं वो साथ में चलते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम लॉस होता है और ये भी कह सकते हैं कि टू कोलाइडिंग बॉडीज मूव टुगेदर आफ्टर कोलिजन, है ना। ये भी कह सकते हैं बॉडीज डू नॉट regain their shape at all, मतलब कि थोड़ा भी शेप को रिगेन नहीं करते हैं। तो सारी पोटेंशियल एनर्जी उनके अंदर ही रह जाती है। इसमें ई का वैल्यू होता है 0। तो अभी तक हमने 3 टाइप का यहाँ पर पढ़ा। एक इलास्टिक कोलिजन में हमने कहा कि जो ई का वैल्यू है वो है 1 के इक्वल हो जाता है। दूसरा पढ़ा हमने इन इलास्टिक कोलिजन, उसमें ई का जो वैल्यू है वो लेस देन 1 होता है। और एक पढ़ा हमने परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो इसमें हमने कहा कि ई का वैल्यू 0 होता है। तो इससे ये कहा जा सकता है कि जो ई का वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में होता है ना। तो इसलिए भी कहा जा सकता है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कभी भी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से ज़्यादा नहीं हो सकता। ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो सकता है, इक्वल हो सकता है या कम हो सकता है। ठीक, तो ये हो गए कोलिजन के क्लासिफिकेशन। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन में कोलिजन के बाद जो कोलाइडिंग बॉडीज हैं उनकी वेलोसिटीज कैलकुलेट करने के लिए अब हम लोग कुछ डेरिवेशंस करेंगे और उसमें भी सबसे पहला केस लेंगे हम लोग हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन का। हेड ऑन कोलिजन और इन इलास्टिक दोनों ही है। हेड ऑन का मतलब है कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के पैरेलल इनकी वेलोसिटीज होगी और इन इलास्टिक का मतलब है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लेस देन 1 होगा। ठीक, अब इसमें ये देखेंगे कि जो फिगर हमने बनाया है उसमें ये जो पहला केस फिगर बनाया है ये है बिफोर कोलिजन का। उसके बाद बीच में जो फिगर है ये है ड्यूरिंग कोलिजन। ड्यूरिंग कोलिजन का मतलब कि जब शेप चेंज हो रहा होगा, मोमेंटम ट्रांसफर होगा तब का। और ये है आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद जब ये सेपरेट हो चुके होंगे तब का बात है। तो अब देखेंगे कि इन दोनों के बीच में जो दोनों कोलाइडिंग बॉडीज हैं इनके बीच में जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो नॉर्मल फोर्स इंटरनल हो जाएगा अगर इन दोनों को एक सिस्टम मान लें। ठीक है, अगर इन दोनों बॉल्स को एक सिस्टम मान लें तो देखेंगे कि ये नॉर्मल फोर्स कैंसिल होकर के 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम एक बॉल की बात करें M1 की तो इस पर ये एक एक्सटर्नल फोर्स कहलाएगा नॉर्मल। तो M1 का मोमेंटम चेंज होगा। उसी तरह से अगर हम बात करें M2 की तो M2 पर ये नॉर्मल एक्सटर्नल फोर्स कहलाएगा, तो M2 का भी मोमेंटम चेंज होगा। लेकिन जब दोनों को मिलाकर देखें, इस बाउंड्री के अंदर दोनों को मिलाकर देखें तो ये जो दो बॉडीज हैं, जो दो बॉल्स हैं, ये सिस्टम के दो डिफरेंट पार्ट्स हैं और इसलिए इनके बीच में लगने वाला नॉर्मल फोर्स इंटरनल फोर्स कहलाएगा और इंटरनल फोर्स मोमेंटम चेंज नहीं करता है। तो ये कह सकते हैं कि अगर दोनों बॉल को सिस्टम मान लिया जाए तो सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ
by conservation of momentum, we can say that initial momentum of system is equal to final momentum. तो इनिशियल मोमेंटम लिखेंगे m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, इनिशियल मोमेंटम इन दोनों का जोड़ दिया m1 u1 और m2 u2, और कोलिजन के बाद m1 v1 प्लस m2 v2, m1 v1 प्लस m2 v2, ये एक इक्वेशन आ गया। और दूसरा जो फॉर्मूला होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का, वो होता है v2 माइनस v1 बाई u2 माइनस u1 इज इक्वल टू माइनस ई। ये सेकेंड इक्वेशन है। तो अपने पास दो इक्वेशन है और दो अननोन है, v1 और v2 दो अननोन है। इन दोनों को अगर सोल्व किया जाए तो सोल्व करके हम लोग v1 v2 के वैल्यूज निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो u1 u2 हमने लिखा है ये सारे वेक्टर में फॉर्म में है। अगर वेक्टर नहीं भी लगाएं तो ध्यान रखना है कि हमें ये वेक्टर हैं सारे, ठीक है। तो इनको जब सोल्व करेंगे तो जो v1 का वैल्यू आएगा वो कुछ इस तरह से होगा कि m1 माइनस ई m2 इंटू u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m2 1 प्लस ई इंटू u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है कोलिजन में, इसको हम लोग हमेशा यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर ये फॉर्मूला याद है तो दूसरा फॉर्मूला भी याद है। जो v2 का फॉर्मूला होगा वो भी बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है। बस हमें क्या करना है, u1 u2 को इंटरचेंज कर देना है और m1 m2 को इंटरचेंज कर देना है। देखेंगे इसी फॉर्मूले से आएगा m2 माइनस ई m1 इंटू u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m1 1 प्लस ई u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने m1 को m2 से इंटरचेंज कर दिया, m2 को m1 से कर दिया, ठीक है, u1 को u2 से कर दिया और u2 को u1 से कर दिया। तो ये सेकंड इक्वेशन आ गया। अगर एक याद रहेगा तो दूसरा भी अपने आप याद रहेगा, ठीक। इनको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इनको इक्वेशन 3 और 4 कर देते हैं क्योंकि हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन इधर ले रखा है और इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने से ये थर्ड और फोर्थ आएंगे, है ना। जो थर्ड फोर्थ इक्वेशन है ये आए हैं बाई सोल्विंग इक्वेशंस 1 एंड 2। इनको सोल्व करने से ये आया है v1 और v2 का वैल्यू, ठीक। अब इसमें हमें एक चीज़ और पूछा जाता है कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो लॉस का मतलब हुआ कि पहले काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा था और बाद में कम हो गया, इसलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से फाइनल को माइनस करेंगे। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों बॉल्स की लिखेंगे m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस फाइनली इनका लिखेंगे हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये आया। अब यहाँ पर v1 v2 का वैल्यू इसमें से और इसमें से रख करके जब हम इसको सोल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आएगा डेल्टा k का जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से आएगा हाफ m1 m2
बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, है ना। इसको लिखेंगे 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये हो गया लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो कुल मिलाकर के ये 3 फॉर्मूले हैं जिसमें से हमें 2 याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये 5th इक्वेशन हो गया। अगर ये याद होगा तो ये अपने आप याद है, और एक ये याद रखना पड़ेगा। तो कोई भी इन इलास्टिक कोलिजन वाला क्वेश्चन होगा हेड ऑन कोलिजन का, तो ये 2 फॉर्मूले 3 फॉर्मूले अप्लाई करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर इन इलास्टिक के जगह पर इलास्टिक कोलिजन हो तो क्या करें। चूंकि ये इन इलास्टिक कोलिजन है तो इसमें ई का वैल्यू लेस देन 1 रहता है ना। और इलास्टिक कोलिजन हो तो इसी फॉर्मूले में ये जो ई है, ई का वैल्यू अगर 1 रख देंगे तो इलास्टिक कोलिजन के लिए फॉर्मूले आ जाएंगे, है ना। तो कह सकते हैं कि हेड ऑन इलास्टिक के लिए क्या करेंगे, जो फॉर्मूला अभी हमने ड्राइव किया उसी में ई का वैल्यू जो है 1 रख देंगे। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि जो V1 होगा वो हो जाएगा m1 माइनस ई का वैल्यू 1 रखने से आ जाएगा m2 इंटू u1 बाई m1 प्लस m2 प्लस यह आएगा 2m2 इंटू u2 बाई m1 प्लस m2। अब एक बार इक्वेशन देखें, यहाँ पर इक्वेशन जो था हमने e का वैल्यू 1 रख दिया तो m1 माइनस m2 u1 बाई m1 प्लस m2। यहाँ 1 प्लस e का वैल्यू 1 रख दिया तो ये जाएगा 2m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u2। यही इक्वेशन हमने यहाँ पर अभी लिखा है। तो ये हो गया V1, और V2 का जो फॉर्मूला होगा इसी से मिलता जुलता m2 m1 को इंटरचेंज कर देंगे और u1 u2 को इंटरचेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा m2 माइनस m1 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस 2m1 u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये हो गया वेलोसिटीज का फॉर्मूला फॉर हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। तो जो पीछे हमने इन इलास्टिक कोलिजन के लिए फॉर्मूला ड्राइव किया, अगर वो याद है तो उसी फॉर्मूले में ई का वैल्यू 1 रखने से ये इक्वेशन आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 इक्वेशन हो गए इलास्टिक कोलिजन के लिए। इसमें अगर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना हो तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के का जो वैल्यू है वो देखेंगे 0 आ जाएगा, क्योंकि E का वैल्यू 1 रखने से ये 0 हो जाएगा। देखें यहाँ पर फॉर्मूला ये था, अगर इसमें E का वैल्यू 1 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये टर्म 0 होते ही डेल्टा के 0 हो जाएगा। और डिफिनीशन में हमने यही पढ़ा कि इलास्टिक कोलिजन में कोई लॉस नहीं होता काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, तो यहाँ से भी सही आ रहा है। अब अगर ऐसा हो, ऐसा मान लिया जाए कि इफ m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, मतलब both bodies have equal mass। अगर दोनों कोलाइडिंग बॉडीज का मास इक्वल हो जाए तो ये जो फॉर्मूले हैं V1 V2 के वो कैसे हो जाएंगे। आप देखें कि जो V1 होगा, अगर ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, m माइनस m ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2m बाई 2m, तो 2m कैंसिल, यानी कि u2 रह जाएगा। तो V1 हो जाएगा u2 के इक्वल। ठीक,
साथ में ये भी देखेंगे कि जो V2 है, V2 कितना होगा। V2 में देखेंगे कि M2 और M1 इक्वल हो गए तो ये टर्म 0 हो जाएगा ये वाला, और ये वाला टर्म फिर से 2M बाई 2M, 2M 2M कैंसिल, तो U1 रह जाएगा। ठीक, तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा कि M1 M2 को M रखने से इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे तो V1 V2 का वैल्यू इतने आ जाएंगे। तो ये जो रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या बता रहा है, इसको आप ऐसे समझें कि कोलिजन से पहले M1 इसकी वेलोसिटी थी U1 और इसकी वेलोसिटी थी U2। ठीक है, कोलिजन के बाद देखेंगे कि M1 की जो वेलोसिटी हो गई वो U2 हो गई। V1 मतलब कि M1 की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन जो कि U2 के इक्वल आ रहा है, तो इसको लिखेंगे U2, और जो M2 है उसकी वेलोसिटी V2 होती थी, है ना, इसकी वेलोसिटी V2 होती थी जो कि U1 हो गई। इसकी वेलोसिटी देखेंगे, इसकी वेलोसिटी होती थी V1 जो कि U1 हो गई, U2 हो गई। ठीक है, V1 का वैल्यू U2 के इक्वल हो गया। तो यहाँ से हम लोग एक चीज ये बता सकते हैं कि M1 का वेलोसिटी पहले U1 था, है ना, ये है बिफोर कोलिजन, और ये है आफ्टर कोलिजन। ठीक, तो कोलिजन से पहले M1 की वेलोसिटी थी U1 और कोलिजन के बाद M1 की वेलोसिटी हो गई U2, यानी जो इसके पास थी वो इसके पास वेलोसिटी चली गई। कोलिजन के पहले M2 के पास वेलोसिटी थी U2 और कोलिजन के बाद M2 की वेलोसिटी हो गई U1। जो वेलोसिटी इसके पास थी वो इसके पास चली गई। तो ये कह सकते हैं कि कोलिजन के बाद वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है अगर दोनों बॉडीज का मास इक्वल हो और कोलिजन इलास्टिक हो। तो यहाँ से एक कंक्लूजन हम लोग लिखेंगे, सो velocities are interchanged when collision is elastic and masses are equal। ठीक, ये हो गया। इसके बाद जो थर्ड टाइप का केस है, इसमें हमने लिया है हेड ऑन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या करेंगे कि जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो 0 रखेंगे, है ना। जो हमने इन इलास्टिक कोलिजन में देखेंगे कि ये इन इलास्टिक कोलिजन के लिए हमने फॉर्मूले ड्राइव किए थे V1, V2 और डेल्टा के। बस इसमें E का वैल्यू जो है वो 0 रख देना है। जहाँ जहाँ E है 0 रख देंगे तो V1, V2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, डेल्टा के का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो निकाल करके रखते हैं इसमें। तो उसी फॉर्मूले में से V1 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा कुछ इस तरह से, M1 U1 बाई M1 प्लस M2 प्लस M2 U2 बाई M1 प्लस M2। ठीक है, यहाँ एक बार देख लेते हैं कि इसमें फॉर्मूले में इसको 0 कर देने से आएगा M1 U1 बाई M1 प्लस M2। इसमें E को 0 करने से आएगा M2 U2 बाई M1 प्लस M2। उसी तरह से V2 वाला केस भी होगा, ये 0 कर देंगे तो M2 U2 बाई M1 प्लस M2। इसमें इसको 0 कर देंगे तो M1 U1 बाई M1 प्लस M2। तो जो V2 का वैल्यू आया वो होगा कुछ इस तरह से, M2 U2 बाई M1 प्लस M2 प्लस M1 U1 बाई M1 प्लस M2।
ठीक है, तो अगर आप यहाँ से देखें तो देखने में ये लग रहा है कि दोनों वेलोसिटी v1 और v2 इक्वल हो गए, है ना। ये v1 का वैल्यू जो आया है वही v2 का आया, ये वाला वैल्यू देखेंगे आप और ये वाला वैल्यू इक्वल है, फिर ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू इक्वल है, यानी कि v1 v2 इक्वल हो गए। सो v1 इज इक्वल टू v2। तो ये कहा जा सकता है कि in perfectly inelastic collision, both bodies move together, दोनों जो है वो साथ में चलते हैं। जैसे कि कोई ट्रक जा रहा हो और ट्रक पर हमने एक गीले आटे के बॉल से मार दिया, तो क्या होगा, वो गीले आटे का जो बॉल है वो चिपक जाएगा, फिर ट्रक के साथ में चलता रहेगा। तो वो जो कोलिजन है, क्योंकि उसमें शेप रिगेन करेगा नहीं जो गीले आटे का बॉल है, तो वो कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक है और इसलिए वो चिपक करके साथ में चलता रहेगा, जो कि इस फॉर्मूले से भी पता चल रहा है ना, कि v1 और v2 इक्वल हो गए।